सहेली। सखी सहेली। सुनने वाले सभी सखियों को, हमारे श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको भी दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। नमस्कार हमारी सभी सखियों को, दीपा बिटिया तुम्हें भी और हमारे सभी सखाओं को भी। जी, सखा भी इंतजार करते हैं और बहुत ढेर सारे कमेंट्स लिखकर भेज चुके हैं। वो आज कुछ विषय ही ऐसे है ना कि सबकी भागीदारी बराबर की हो रही है। भाई देखो, ऐसा है कि हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि आज क्या विषय आएगा, उन्हें भी उत्सुकता रहती है, और आज कौन संचालन करेगा ये भी वो इंतजार करते हैं। तो भाई दोस्तों, हम भी इंतजार करते हैं कि कौन सा विषय आपको ज्यादा भाएगा और कौन से पर आप ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जी। अब बात करें तो भाई गीत मंजरी है, उसमें बहुत ज्यादा आप प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन आपको पसंद बहुत है। ऐसे ही कथा सुधा पसंद बहुत है, लेकिन प्रतिक्रिया बाद में देते हैं, पहले नहीं दे पाते। तो ये सारी चीजें निर्भर करती है ना बिटिया, है ना दीप? जी बिल्कुल। और इसीलिए निर्भर करता है कि हम किस चीज के बारे में कितनी चिंता करें। हाँ, विषय पर निर्भर करता है कि कितना सोचा जाए, कितना नहीं सोचा जाए। हाँ, लेकिन ऐसा कोई अभी तक वो नहीं आया तराजू या थर्मामीटर ना। लेकिन एक जो उनको देख के लग जाता है कि कुछ ज्यादा ही सोचते हैं ये, है ना, उनकी आदतें कुछ अलग तरह की। तुम नहीं सोचती हो, तुमने कह दिया बस देख के लग जाता है। नहीं बुआ, सोचता तो कौन नहीं है, सभी सोचते हैं, है ना? बिल्कुल जी। तो ये बात तो है, बहुत सोच विचार करने से क्या होता है और किन विषयों पर हमें ज्यादा विचार करना चाहिए और किनको हम छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और समय का इंतजार कर सकते हैं। जी, ये हम आज उस पर चर्चा करेंगे। और वहीं चर्चा करेंगे कि हम जीवन साथी में कमी मतलब ऐसा नहीं कि बार बार मतलब ये बोल दिया कि अरे इसमें तो ये हमारे जो साथी हैं, हमारे पति, सबसे ज्यादा तुम इतना संकोच कर रही हो बताने में। अरे हक जीवन साथी पे रहता है, तो सबसे ज्यादा वहीं कमी निकालते हैं ना। सबसे नजदीक की चीज जो होती है, इतनी बारीकी से हम देखते हैं, जिनसे सबसे ज्यादा प्यार होता है, तो शिकायतें भी उन्हीं से होती है। पता नहीं प्यार होता है कि नहीं पता, लेकिन इतनी बारीकी से देखते हैं जी। कि हर चीज में हमें समझ में आता है कि अरे ये थोड़ा सा और होता, ये कमी है, ये होता। तो ये सबके संग होता है ना। जी, ये सबके संग होता है। तो हमारे जो श्रोता हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो जरूर बताइए कि जब घर में कहीं ताना मार दिया, कहीं आहत हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्हें क्या लगता है, और कहीं कोई किस्सा अगर उन्होंने ऐसा कुछ देखा हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन मौसम है कटहल का और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से उसका उपयोग करते हैं। जी। तो कटहल कितना फायदेमंद है, ये है क्या, फल है या सब्जी, इसके बारे में बात करेंगे। है ना? बिल्कुल। और आज हमने कसम खा ली है कि जो कार्यक्रम होगा उसमें बेहतरीन गीत लेकर हाजिर होंगे। जी, ये कसम मुझे लगता है हर दिन हर हफ्ते करते होंगे बुआ, है ना? हाँ, लेकिन सोच विचार की जहाँ तक बात है, ये तो हम बता दें कि हम लोग सच में विषयों के बारे में बहुत सोच विचार करते हैं। कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे विषय हम लेकर आए, और अच्छे विषय वो हो कि जो हमारी आपकी जरूरतों को पूरा करें। कहीं ना कहीं हमें उससे दो लाइन ही सही कुछ सबक मिल जाए, या कुछ ऐसी हमें उससे मंत्र मिल जाए ताकि हमारा जीना और आसान हो जाए, या हमारा नजरिया में कुछ अच्छापन आ जाए, इजाफा हो जाए। कुछ यही कोशिश करते हैं। लेकिन आज कसम हमने खाई है कि गीत मंजरी में हम कसम खाएंगे। है ना? तो गीत मंजरी में हम कसम खाएंगे। उस वक्त तो कसमें बहुत होंगी। अभी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। चलो विचार करते हैं, लेकिन कितना करना है ये तय तुम्हें करना है दीपा। अच्छा बुआ, आपका साथ लेके चलेंगे और तय करते चलेंगे, और अपने अपने श्रोता का भी साथ है। तो हर व्यक्ति, हम सभी मानते हैं बुआ कि विचार करके आगे बढ़ें तो भाई कहीं गलती नहीं होगी। और हम ये गुण भी बहुत अच्छा है कि भाई देखो, वो जो काम करता है ना, सोच विचार के करता है। हम ये बोलते ही हैं किसी ने, हर किसी के लिए। लेकिन जब बहुत ज्यादा वो अवलोकन करने लग जाए, बहुत ज्यादा वो चीज पे एकदम ऐसा करे न करे और कहीं मतलब निर्णय पे जाते हैं, हाँ अटक ही जाए, और निर्णय न ले पाए, तो फिर ऐसा लगता है कितना सोचते हो भाई, कहाँ तक सोचोगे। अब अगर डिसीजन लेने का वक्त आ गया है तो क्यों नहीं लेते। हाँ, जैसे कि देखो, अब ये निर्भर करता है कि विषय क्या है, क्या लेना है। जैसे खरीदने जा रहे हैं हम, तो अगर मकान जैसी चीज है, सिर्फ इससे पैसे का मामला नहीं है, बल्कि मकान जैसी चीज है, तो आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि उसमें आजीवन रहना है। या कुछ ऐसी चीज लेनी है आपको। लेकिन अभी कार खरीदनी है, या कोई टेलीविजन खरीदना है, या फ्रिज खरीदना है,
थोड़ा बहुत तहकीकात कीजिए, थोड़ा सा सर्वेक्षण कर लें अपने आसपास, लेकिन बहुत विचार करके अक्सर होता है कि फिर हम उसको निरस्त कर देते हैं और खरीदते नहीं हैं। जी बिल्कुल, है ना, तो चीज बिगड़ती है। अब आपका पीस कैसा निकलेगा ये नहीं पता किसी को। अब आप सोचेंगे बहुत तो सोचा विचारा था, ये आते ही खराब हो गया, फिर क्या होगा? हाँ, फिर वो शक परेशान करने लग जाता है, वो तनाव अंदर पहले पनपता है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। बिल्कुल, पहले तो आपने तनाव लिया उसके बारे में समझने में, और कहीं अगर खराब निकल गया तब तो और आप परेशान हो गए कि लो और माथा पीट लेंगे आप, है ना। तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा विचार न करें, क्योंकि चीजें बिगड़ती हैं। ऐसे ही आप टेलीविजन ले या कोई भी ऐसे विद्युत उपकरण लेते हैं तो बहुत ज्यादा सोचने से बेहतर है कि आप उसको ले लें थोड़ा 19 के 20, है ना, चलेगा क्योंकि हर जो पीस होती है कोई उसके अंदर बैठा नहीं होता है। जी बिल्कुल, तो और इसमें इतना क्या सोचना। और ये विद्युत वाली चीज है, तो इसमें जो बनाने वाला है वो ही नहीं अगर बता सकता तो बाकी कोई नहीं जान सकता। जी बिल्कुल। और इसमें ऐसा जब ज्यादा सोचो ना बुआ, मतलब देखिए अब मैं फिर सोचने की बात कर रही हूँ। बताओ सोचो कि कहाँ समस्या आ रही है। अगर ऐसा सोचे कि भाई ये व्यक्ति विशेष में बहुत ही आदत है, बहुत सोचते हैं, तो शायद परफेक्ट रहना चाहते होंगे या परफेक्ट करना चाहते होंगे। तो परफेक्शन की जब बात आती है ना, तो अब जब परफेक्ट करना है तो फिर बस सोचने लग जाते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो गलत हो जाएगा, वैसा किया तो गलत हो जाएगा, फिर ज्यादा सोचने लगते हैं तो 10 रास्ते दिखाई देने लगते हैं। हाँ, तो कभी कभी तो जो 10 रास्ते हैं वो दिखने लगते हैं, तो अच्छा रहता है कि आपके पास विकल्प बहुत सारे खुल जाते हैं। लेकिन कभी कभी जब 10 रास्ते खुल जाते हैं तब आपके ये नहीं समझ में आता है कि किस पर चलें। फिर आप गिनते ही रह जाते हैं कि पहला वाला अच्छा है कि 9वां अच्छा है कि 7वां अच्छा है कि 10वां अच्छा है। जी। तो बेहतर है कि निकल पड़िए। थोड़ा 19-20 हमने जैसे कहा ना कि समस्याएं आती रहेंगी, परेशानियां होती रहेंगी, या कुछ मिली दिक्कत, थोड़ा संघर्ष हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, ये होना था, मान लीजिए, है ना। बिल्कुल। जैसे कि विचार करने की जब बात आती है तो जैसे घूमने जाना है, अब हम सोचते रहते हैं कि यहाँ जाए वहां जाए, हिल स्टेशन जाए कि समुद्री स्थान पर जाए, तो उसमें बहुत ज्यादा जाया नहीं करना चाहिए। ये निर्भर करता है, आप खुश होकर जाइए जहां भी जा रहे हैं। आप ये मानकर चलिए कि हम पूरा उसका लुत्फ उठाएंगे, आनंद लेंगे, है ना। और उसमें तो विकल्प भी है ना, अगर इस साल मान लीजिए कि समुद्री तट के किनारे चले गए तो अगले साल कहीं और भी जाया जा सकता है। बिल्कुल, है ना। तो और इसमें बहुत आप फिक्स ना हो। हाँ, उसमें फिक्स नहीं करें। और फिर जब लगता है हमें बुआ कि हम कहीं निर्णय ले ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर अपनी प्राथमिकताएं थोड़ी बना लें, जी, है ना। और फिर खुद ही प्रश्न कर लो खुद से कि ये ठीक है या ये नहीं है, और फिर एक ऐसे डिसीजन पे हम पहुंचे जो कि सकारात्मक भी हो और घर में भाई किसी को नाराजगी ना हो फिर उसपे। अच्छा, लेकिन अगर कपड़ा पहनना है और कहीं जा रहे हैं पार्टी में, तब किसकी माने और किसकी ना माने और कितना सोचे, ये बताओ जरा। बिल्कुल क्लियर ही कर लेते हैं बुआ। हाँ, खुद की मानो। हाँ, खुद भी तो नहीं समझ में आता है ना। अलमारी खोल के ऐसे खड़े हो जाते हैं। हाँ, अब क्या पहने, फिर लाइन से एक हैंगर घुमा घुमा कर देखते हैं, और फिर घर में से पकड़ के बैठ जाते हैं। घर में भी पूछते हैं। हाँ, घर में पूछते हैं। बहुत गर्मी है तो सोचते हैं कि अरे सिल्क कैसे पहने या भारी कपड़ा कैसे पहने। तो देखो, अब फिर कहेंगे तो बड़ा खराब लगेगा कि इतना विचार क्यों किया जाता है, क्योंकि आप पार्टी में जाते हैं, आपको कितना याद रहता है किसी का कपड़ा। याद तो नहीं रहता। हाँ। लेकिन जब हम पहनते हैं ना, तो ऐसा लगता है अरे ये वाला तो हम दिख रहे हैं, और उन्हें याद होगा कि हमने ये वो फला पार्टी में पहनी थी। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं ना कि भाई थोड़ा सा अपना आराम देखिए, थोड़ा सा स्थान देखिए, ये देखिए कि किस स्तर का आपको कपड़ा पहनना है, और उस हिसाब से फटाफट निर्णय लीजिए। क्योंकि तनाव अगर लेंगे तो जो चेहरे पर तनाव आएगा ना, वो सारे कपड़े की जो रंगत है खराब कर देता है। बिल्कुल, है ना, मस्ती से जाइए। हाँ बिल्कुल। और इसमें इस तरह की चीजों में तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। किस चीजों में सोचना चाहिए? हाँ, बच्चों को विषय का चुनाव अगर करना है, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा समय लें, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता ना करें, बल्कि उसके रास्ते देखें कि आप जो हैं, बहुत सारे होते हैं ना सलाहकार होते हैं, यानी कि काउंसलर होते हैं, उनसे मिल लें, क्योंकि उनकी एक योग्यता होती है खास तौर से। बच्चे से बात करके वो समझते हैं कि इन्हें क्या चाहिए या इसकी क्या विशेषज्ञता है, कुशल किस में है, कौशल क्या है, उस हिसाब से बताते हैं, क्योंकि ये भविष्य की बात है, पूरा भविष्य उस पर टिका है। तो इसमें समय लीजिए, लेकिन बिना चिंता के लीजिए। आप रास्ते देखिए कि कौन कौन से रास्ते हैं, अपने दिमाग को खोल कर रखिए। चिंता करेंगे, विचार करेंगे तो वो रास्ते भी बंद हो जाएंगे। और एक रास्ता
एक रास्ते पे आगे तो बढ़ना ही होगा ना। बिल्कुल जी। और उसमें फिर आगे चल के अगर समस्या आती है तो फिर वहां पे भी रास्ते खुलेंगे। बिल्कुल। और ये सोचना चाहिए कि हर समस्या का निदान है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, है ना? जी बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ रास्ता दिखेगा, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे बढ़ने के पहले एक ब्रेक ले लें, है ना? गीत पहले सुन लेते हैं बुआ। अच्छा, गीत सुनना, क्या बात है। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार, प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। मैं ना बोलूं आँखें करे आँखियों से बात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। सुन के मत वाले काले बादलों का शोर, झूम घूम घूम नाचे मन का मोर। सुन के मत वाले काले बादलों का शोर, झूम घूम घूम नाचे मन का मोर। सपनों का साथी चल रहा है मेरे साथ। रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। जब मिलते हो तो करते हैं दिल के तार। मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार। जब मिलते हो तो करते हैं दिल के तार। मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार। रह जाती है क्यों होठों तक आके दिल की बात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। बुआ, एक छोटा सा ब्रेक भी लेने का वक्त आ गया तो वो ले लेते। ब्रेक के बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि फिर हाजिर हो गए ना जी। तो मतलब समस्या का निदान नहीं हुआ, अभी हम और विचार कर रहे हैं और कितना विचार करना चाहिए। लेकिन देखो दीपा बेटे, वैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी चीजें लिखकर भेजी हैं जी। पहले उसको पढ़ो फिर हम बात करते हैं। हमारी देखिए एक सखी लिखती हैं कि अधिक सोच विचार करने की आदत शायद महिलाओं में अधिक होती है। अच्छा। हर दिन होने वाले घर गृहस्थी में खाने में क्या बनेगा और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में वो सोचने लग जाती, फिर परिवार और पति बच्चे समय पे घर ना आए तो चिंता करने लग जाती है और पता नहीं क्या क्या सोचने लगती है हर समय और अपना ध्यान
ये सब करने के बजाय अगर अपना ध्यान संगीत या अन्य किसी रुचि वाली जगह में लगाएं तो ये ज्यादा सोचने की आदत से निजात पा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सोचना वो होता है यहाँ पर हम जिसकी चर्चा करना चाह रहे हैं कि ये करें या ये करें, हाँ। है ना, या कोई आएगा तो हम क्या करेंगे, उसका वेलकम कैसे करेंगे, ये जैसे अक्सर विचार आता है। या कभी कभी ये भी आ जाती है स्थिति कि घर में 2 मेहमान एक साथ आ रहे हैं और अब आप परेशान हो रहे हैं कि कैसे किसका मनोरंजन करेंगे, किसको हम ज्यादा अटेंड करेंगे जी। तो या कभी कभी आपके घर कोई मेहमान आ रहा है और घर में जो सहायक है, आपके सेवक हैं, वो नहीं आ रहे हैं, तो फिर छोड़ दीजिए। ऐसे में हमारा एक सुझाव है छोटा सा, छोड़ दीजिए। जो आएगा समय पर देखेंगे, कुछ व्यवस्था कर लेंगे, सब लोग मिलकर बना लेंगे या मिलकर काम कर लेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा है कि जिस पर हम बहुत परेशान थे, बहुत तनाव में थे, पता लगा वो मेहमान ही नहीं आए, या अचानक से आपका वो सेवक आ गया, खुद सब समस्याएं सुलझ गई और हमें लगा बाद में कि हम कितने परेशान हो रहे थे। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, और सर में दर्द इतना ले लेते हैं, इतना तनाव कि पूरे घर में फिर वो तनाव महसूस होने लग जाता है। हाँ, अगर हमारी बहनें अगर तनाव में तो उसका बारिश अच्छे से हो जाती है पूरे घर पर ना जी। तो भाई ये ठीक नहीं है। हाँ। इसलिए बहुत सारी चीजों को उस समय पर छोड़ दें कि ठीक है, जब वो समस्या सामने आएगी तो देख लेंगे, मिल बांट कर सब लोग उसको ठीक कर लेंगे, है ना जी। और ऐसे ही हमारे एक श्रोता, हमारे साथी लिखते हैं बुआ कि अधिक सोच विचार की आदत अधिकतर उनमें पाई जाती है जिनमें निर्णय क्षमता का शायद अभाव सा रहता है जी। वैसे किसी भी कार्य को करने के लिए पहले सोच विचार की आवश्यकता होती है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, किंतु इसकी अधिकता किसी की न्यूनता का घोतक नहीं है। ऐसे लोगों को उस न्यूनता का आकलन करके उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। देखो, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हाँ, अगर हमारे में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो वो हमारे में कमी है एक तरह से, तो हम उसे दूर करें। लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तब क्या हो, तो ज्यादा परेशान ना हो। आप ऐसे ही हैं और जैसे आपकी गाड़ी चल रही है वैसे ही चलने दीजिए। हर गुणों का या हर किसी आदत का आप जो है ना इजाफा नहीं कर सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते, वो अपने में डाल नहीं सकते। तो इतना परेशान ना हो। वही जैसे अभी हमने कहा ना कि ठीक है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जैसे अक्सर होता है 10th के बाद बच्चों से कहा जाता है, कक्षा 10 के बाद तुमने सोचा नहीं तुम क्या बनोगे। अब वो नहीं बच्चा समझ पा रहा है कि मुझे क्या भविष्य में करना है, तो अक्सर लोग उसको बहुत, अरे अभी नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे, फिर आगे क्या करोगे। अरे उसका भी कहीं ना कहीं कुछ तो भविष्य निर्धारित है, तो जो होगा वो ठीक है, बन जाएगा। बिल्कुल। और हो सकता है उसके मम्मी पापा काउंसलर से मिलें, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसके में क्या क्षमता है, तो इतना किसी को पूछकर वो भी नहीं करना चाहिए। एक तरह से कहते हैं ना, हैरेसमेंट हो जाता है। जी बिल्कुल बुआ। और देखिए ना, जब मान लीजिए कि हमारा साथी निर्णय नहीं ले पाता, हाँ, है ना, तो अब हमको लगता है कि ये तो उनमें कमी है। हाँ, जैसे अभी हमने कहा ना कि भाई इसको कमी ना समझे, मतलब यानी कि अपने जीवन साथी की जो कमियां हैं वो ना देखें। इस बारे में हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा भी है कि जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं, आपको बोलने नहीं देते, या वो वैसे तो बहुत मतलब एक्टिव बहुत है जी, लेकिन समय पर चीजें भूल जाते हैं, तो हमें लगता है कि लो ये बहुत गड़बड़ बात है। हाँ, है ना? बिल्कुल। और ये देखिए, कभी कभी ये बातें जो होती है ना परिवार में, जैसे हम मान लीजिए कि एक उदाहरण लेते हैं, हाँ, कि किसी घर में पत्नी की आदत है वो गैस पे दूध रखती है, वो उफन गया, और वो अक्सर ऐसा हो जाता है। हाँ। तो जब घर में मेहमान आए तो वो, और उस दिन भी अगर मान लीजिए दूध उफन गया, हाँ, तो वो सबके सामने बोल दिया कि इनकी तो भाई ये आदत है, हमको तो अब ये हम तो इनकी ये जो है आदत, हम तो इससे भी बहुत आदत के परेशान हो चुके हैं, यानी कि ये आदत नहीं छूटने वाली है। तो जब आप ये मान ही चुके हैं तब उसको बार बार कहने से क्या फायदा, और सबके सामने कहने से क्या फायदा। नहीं, कहने की जरूरत ही क्या। आप तो मान लीजिए कि ऐसे ही है तो बहेगा ही दूध, तो ठीक है, आप उसकी जिम्मेदारी याद ले सकते हैं तो ले लीजिए, हाँ, और नहीं तो फिर कहना छोड़ दीजिए, या कोई उसका उपाय हो तो बता दें। जैसे कि अब दूध उबलने की बात है तो उस पर जैसे पतीले पर आप चिमटा रख सकते हैं खड़ा करके, तो उससे वो नहीं बहेगा नहीं, या आप उन्हें याद दिला दें बार बार, या कोई रास्ता बता दें कि भाई ऐसा है कि तुम अलार्म लगा लिया करो 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद का, या वहीं कोई काम करा करो, और नहीं तो फिर थोड़ा सा बड़ा भगोना हो उसमें चढ़वा दे, मतलब कुछ और रास्ते। यानी आप ये कह रहे हैं कि भाई ताने ना मारो और बार बार इंगित नहीं करना चाहिए, और वो उस बात को तूल ना बनाए और ताना ना मारे, और उसके काम को, जो दूसरे काम कर रहे हैं उसको तो कमतर नहीं आंकना चाहिए ना। उस चक्कर में क्या होता है, दूसरे भी जो अच्छे काम कर रहे हैं वो उनकी फिर वो अच्छाई दिखाई नहीं देती, वो भी नजरअंदाज होने लग जाते हैं। बल्कि यूं कहें कि केवल एक गलती की वजह से कह दिया जाता है कि ये तो ऐसी ही है,
जी। या ऐसे ही हैं। हाँ। यानी कि एक गलती को, या कभी नहीं हुई गलती, केवल आज हुई है, फिर भी कहते हैं ये तो अक्सर ये ऐसे ही करती ही है। अब करती ही है और किया है में बहुत फर्क है। जी। या करते हैं और किया है में बहुत फर्क है। जी। करते हैं से हो जाता है कि अभी तक 10 साल अगर शादी को हुआ है तो 10 साल से यही हो रहा है, और किया है मतलब सिर्फ आज हुआ है। हाँ। तो इसमें बहुत फर्क हो जाता है और वो दिल तक बात पहुंच जाती है, जी, तकलीफ होती है। और देखिए मेहनत तो दोनों साथी कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई लोग कम करते हैं, कोई ज्यादा करता है जीवन साथी में। है। हाँ, और क्या। तो उसको भी मान लो ना कि चलो ठीक है। चलो ठीक है, अरे ये तो भी और मान क्या, लेते पीट के ठीक थोड़ी कर पाएंगे। अब तो जो मिला है मिला है। हाँ, तो वो कहीं कहीं पे देखो ना, ऐसा होता है कि एक घर संभाल रहा है, एक घर के बाहर काम कर रहा है, लेकिन कहीं कर ऐसा है कि नौकरी पेशा है और दोनों ही बाहर जा रहे हैं। तो अब घर आने के बाद एक के काम को तुमने ये किया, हमने ये नहीं किया, या हम तो इतना करते हैं तुम नहीं करते हो, ये सब चीजों से धीरे धीरे फिर वो कब रिश्तों में बात आगे बढ़ने लग जाती है और वो तनाव पैदा करने लग जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें, भाई अब दोनों अगर जा रहे हैं बाहर तो दोनों को घर आकर के काम तो करना ही है। तो और एक बात और है कि सबकी शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है। हो सकता है कि आप में उतनी क्षमता हो कि आप पूरे दिन काम करके भी एकदम जैसे कहते हैं ना एक्टिव बने रहें। हो सकता है कि आपकी जीवन संगिनी ऐसी ना हो, थोड़े से में थक जाती हो, उनकी वैसा ही शारीरिक बनावट ऐसी है। तो उसमें फिर वही है कि तुलना तो होनी ही नहीं चाहिए कि ये कैसे कम काम कर रही है, हम ज्यादा कर रहे हैं, या हम करीन, या आप में अगर ये है तो ग्लानि भी मत रखिए कि लो हम तो कर ही नहीं पाते, ये बहुत एक्टिव है भाई। जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। तो जो भी जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करें। हमारे साथी लिखते हैं कि जीवन साथी में कमी। किसी ने कहा है कि शादी का मतलब ये नहीं कि एक आदर्श जोड़ी बनकर साथ रहा जाए। शादी का मतलब ये है कि एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हुए साथ रहा जाए। वैवाहिक जीवन में ये याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। यदि होता तो शायद आपको न चुनता। ये बहुत बड़े ये तो कमियां सभी में होती हैं। पति पत्नी की बात हो तो दोनों में स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई कमी अवश्य होती है, लेकिन इसका रोना रोते रहना या इस कमी के लिए समय असमय घर या बाहर जीवन साथी को ताना मारते रहना कतई अच्छी बात नहीं। दोनों ही एक दूसरे की कमियों को अपनाते हुए जीवन सुखमय बना सकते हैं। जी, और इसी तरह की बात को एक और साथी लिखती हैं कि कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता और दूसरे के हिसाब से परफेक्ट नहीं होता। गुण आप अपने आप में ढूंढिए और अपने साथी की खामियों को अपनाएं और उनकी कमियों को नजरअंदाज कीजिए। खामियां नजर ही नहीं आएंगी। जीवन साथी वही सच्चा है जो आपकी खामियों को देखते हुए भी आपकी भावनाओं को का जो वो आदर करता है उसे सहज रूप में लेकर चलता है। तो भाई ये देखो, ये वाली जो बात है ना, अच्छाई बुराई वाली बात, ये तो हमारे समझ में ही नहीं आती कि क्या अच्छाई है क्या बुराई होती है ना। अब जैसे कुछ लोगों में कुछ या स्त्री पुरुष होते हैं खामोश रहते हैं, कम बोलते हैं जी। तो कभी कभी पत्नी इस बात से नाराज होती है कि ये तो कुछ बोलते ही नहीं है ना। कुछ इस बात से परेशान रहती है कि ये हमें बोलने ही नहीं देते, खुद ही बोले जाते हैं सब कुछ। हाँ, कभी कभी क्या होता है तू मैं होती है कहीं कहीं। तो जो जीवन साथी हैं वो पुरुष घर से बाहर निकल जाते हैं जी। घर शांत हो जाता है, थोड़ी देर बाद आते हैं, सब कुछ शांत रहता है। तो किसी को लगा कि हाँ देखो, वो अपने पति से यही कहने लगी, देखो अच्छा खासा है, वो चले जाते हैं शर्मा जी और तुम बैठे रहते हो तो मेरा गुस्सा और बढ़ता रहता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि आपके पति अगर ऐसा करते तो आपको इसी बात पर गुस्सा आता कि देखो ये मेरी सुनी नहीं रही है, घर के बाहर चले गए। तो ये आपको नहीं पता कि क्या आदत अच्छी है क्या आदत बुरी है और हमें क्या अच्छी लगेगी। हाँ, क्या कम बोलना अच्छा है, ज्यादा बोलना अच्छा है या नहीं है। या कोई आया है तो बहुत ज्यादा आप हॉस्पिटैलिटी अच्छी दिखा रहे हैं तो कभी कभी पत्नियां इस बात पे नाराज होती है, क्या इतना तुम कूदे जा रहे थे सबके सामने। तो ये निर्भर करता है जी। ना? और ये सबकी तो भाई पत्नी के हर पत्नी एक जैसी तो है नहीं और हर पति भी एक जैसे नहीं है। तो लेकिन हमारे भाई लोग ना नाराज हो जाएंगे। नहीं पत्नियों के लिए भी कहा जाता है कि मतलब हमारे भाई लोग भी कहते हैं, सखा लोग ना, कि तुम्हारे मेहमान क्या आते हैं तुम तो बिल्कुल पागल हो जाती हो, पता नहीं क्या क्या बनाने लगती हो, ये नहीं कि कुछ बाजार से मंगवा लो। तो ये सब भी होता है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि भाई सब जो भी है घर में बनाओ, घर में अच्छे से बनाओ। तो विपरीत पसंद के तो लोग हैं, तभी तो वो देखिए जीवन साथी में ये तो भिन्नता मिलेगी, अलग अलग दोनों होंगे ही। तो एक बात ये है कि मतलब आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे चले, बात को हंसकर टाल दें अगर कुछ खराब भी लग रहा है ना। जैसे अभी हमने कहा टोका टाकी या कुछ है तो आप टाल जाइए जी। और दूसरे को भी इस बात को समझ जाना चाहिए कि इन्होंने देखो इस बार
मेरी बात को टाल दिया बड़े प्यार से, बिना कुछ कहे, तो ऐसा नहीं कि आप भी उसको नजरअंदाज कर दें। उन्होंने टाला तो आप भी टाल दीजिए, नहीं, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उसको महसूस करें कि देखो इन्होंने मुझे इस समय कुछ भी नहीं बोला, मैंने गलत किया फिर भी कुछ नहीं बोला जी। और उसका जो है सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसका आपके व्यवहार में असर आना चाहिए। जी बिल्कुल, व्यवहार में भी असर हो, प्रेम हो, प्यार हो और एक आदर सम्मान की भावना दोनों एक दूसरे के। व्यवहार कहोगे तो कहेंगे प्यार है इसीलिए तो लड़ रहे हैं, फिर क्या होगा। चलो बात और करेंगे, लेकिन गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से एक ब्रेक का वक्त आ गया, तो एक ब्रेक ले लेते हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट से पता चल रहा है। हम इसलिए बता रहे थे कि फिर जल्दी वापस आते हैं। बिल्कुल।
अंतराल के बाद फिर हम आ गए हैं और बात कर रहे हैं कि जीवन साथी में कमी निकालना कितना उचित, आसान है। आसान है, लेकिन उचित उतना नहीं है। आगे जीवन सदा मतलब जीवन पर्यंत साथ देने के लिए ये सही नहीं है। नहीं, और वैसे भी जरूरत क्या है, एक बात और है। ऐसे हमारी साथी ने लिखा है कि अपने पति की योग्यता और उनकी क्षमताओं की तुलना औरों से करना स्वयं आपके हित में नहीं है। हो सकता है कि आपके पति का बचपन अत्यंत अभाव एवं संघर्ष में बीता हो और आज वे जिस मुकाम पर है उसके पीछे उनके माता पिता का अगाध परिश्रम रहा हो। स्वयं आपके पति भी संघर्षों से जूझ कर वो कठोर परिश्रम कर वर्तमान पद पर पहुंचे हों। ऐसी स्थिति में उनकी तुलना अन्य से करना उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकता है। आपके वो जैसे भी हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार करें। बिल्कुल। और ये बात दोनों के लिए लागू होती है। ऐसे ही पुरुष लोगों को भी नहीं करना चाहिए तुलना। जी। और बहुत सारी चीजें होती हैं, पैसों से भी हम तुलना करते हैं, विचारों से करते हैं ना। और ये कह रहे हैं कि हमारे जो साथी हैं इनका ये मानना है कि पुरुष ज्यादा शिकायत करते हैं। वो लिखते हैं कि वो अपने जीवन साथी के बारे में लगभग शिकायत ही करते पाए जाते हैं। किसी को पत्नी खूबसूरत चाहिए, तो किसी को बोलने के ढंग अच्छा होना चाहिए, या किसी को उनके बोलने का ढंग पसंद नहीं आता, तो किसी को पत्नी की चाल पसंद नहीं आती और किसी को मन की भावनाओं से भी शिकायत है। अब ये कैसे शिकायत होती भाई? नहीं, बिल्कुल होती है भाई। देखो ऐसा होता है अक्सर। हाँ, खैर ये पूरा हम पढ़ लो कमेंट्स पर बात करते। लेकिन रंग रूप खूबसूरती की तरफ नहीं जाना चाहिए। वैसे स्त्री को जागरूक होने की आवश्यकता होती है और पुरुष को भी ये सोचना चाहिए कि रंग रूप खूबसूरती से बड़ा गुण तो प्रेम का होता है। ये बात बिल्कुल सही है। और जैसे कि होता है कि अक्सर सोचते हैं कि साड़ी कैसे पहने। भावनाओं की जहाँ तक बात होती है, अक्सर हमारी बहनें चाहती हैं कि हमें बहुत कुछ चांद तारे नहीं चाहिए, पति 2 मिनट साथ में बैठ जाए, समय गुजार ले साथ में बैठकर, एक कप चाय अच्छे से पी ले, तो बस इतने में ही खुश हो जाती हैं बहुत सारी बहनें। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सब लोग। तो ये होती है उनकी भावनाओं को समझना। और कभी खास तौर से बहनें तो ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि वो कहें इस बात को। वो चाहती हैं कि उनका जीवन साथी स्वयं इस बात को समझे और उसी के अनुरूप व्यवहार करे। तो भाई इसमें तो हम यही कहेंगे कि संवाद जो है वो कर लें, कह दें, और नहीं तो एक बार बता दें उनको बड़े प्यार से कि भाई देखो हमारे संग थोड़ा बैठ जाओगे तो हमें अच्छा लगेगा, है ना। ऐसे ये एक तरह से कहना चाहिए ना, चमत्कार से नहीं समझे और उसका इंतजार न करें। हाँ बिल्कुल। और बस एक जब बहुत कठिनाइयों से विवाह हुआ होता है ना, जैसे प्रेम विवाह में, तो वो क्या चाहती है, पति पत्नी दोनों एक दूसरे से, तुमने सिर्फ ये वादा कर दिया ना, बस ये कसम खा ली ना कि मेरे साथ रहोगी, तो मेरे लिए यही बहुत है। नहीं, ये छोटी सी बात है। वैसे हमारे एक साथी ने साड़ियों की बात पर लिखा है कि रेणु जी, लोगों को साड़ियां याद रहती हैं। कुछ लोग हैं जो कि टोक भी देते हैं, ये साड़ी तो आपने फलाने फंक्शन में वहां पर पहनी थी। ये होता है। तो भाई देखो ऐसा है दीपा बिटिया, होता है तो क्या हो जाता है, कह दीजिए कि आप भी उनकी तारीफ कर दीजिए, वाह कमाल की आपकी याददाश्त है भाई। लेकिन वो थोड़ा सा टेस्ट लग जाती है अंदर। नहीं, यही तो हम कह रहे हैं कि उनसे कह दीजिए वाह वाह कमाल की आपकी याददाश्त है, हम तो मान गए आपको और हमें भी बहुत पसंद है, इसलिए आज फिर मन कर गया पहनने का। हाँ, तो ये तो आप कहिए कि कपड़ा तो मैं हमेशा शान से अपनी पसंद का पहनती हूँ, जो पसंद आ जाता है, जो मन करता है वो पहनते हैं। जी, है ना। जी बिल्कुल। तो अगर आपने ये सोच कर वाकई सोचती हैं कि ये हम दोबारा रिपीट ना करें ये वो, तब बात अलग है, लेकिन इसमें पड़ना नहीं चाहिए। हम तो यही कहेंगे, आपको जिस समय जो रंग मन में फबे, जो मन को पसंद आए वो करिए। और बहुत नाराजगी में हम कभी अपने आप को वो दे देते हैं ना कि मैं तो ये करूंगी नहीं, मैं तो बस आज तो मैंने कसम खा ली, अब मैं अपने पति को या अपनी पत्नी को ये चीज दोबारा टोकूंगी नहीं। ऐसा इस तरह की कसम ना खाएं। बिल्कुल सही बात है। और लेकिन अगर जब बात हम कसम की कर रहे हैं, हम शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारा विषय है कसम। जी। और जब कसम की बात होती है तो एक बहुत ही जो फेमस लाइन है, जी, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। हमारे देश की हमारी पहचान है बुआ ये। जी हाँ। और जब छोटे रहते हैं हम लोग तो बच्चों को सिखाते हैं ना कि कैसे चलो, कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे आपको व्यवहार रखना है। और ये चीज हम ऐसे सिखाते नहीं है कि देखो वचन दिया या तुमने कसम खाई तो उसे पूरा करना, ये सिखाते नहीं है। जी। लेकिन जब कहते हैं ना कि अब प्रॉमिस करो, देखो मम्मी से प्रॉमिस करो, अब तुम स्कूल में जाके झगड़ा नहीं करोगे, तो वो एक कहते हैं कि हमारे अंदर शायद प्राकृतिक रूप से रचा बसा है ये चीज कि हम कसम लेना देना
या एक वचन में बांध लेना अपने आप को, या किसी और को बांध देना कि देखो दूध खत्म कर लो बेटा, हाँ? एक बार में जब बैठते हैं तो दूध खत्म कर लेते हैं, ये अगली बार तुम वादा करो कि अगली बार जब भी बैठोगे तो दूध गिराओगे नहीं या पूरा पी कर उठोगे। तो ये कुछ इस तरीके की चीजें हैं कि इनको हम अपने आप वचन में बांध लेते हैं या दूसरे को बांध लेते हैं या खुद से भी ले लेते हैं कसम कि हमें ये करना है। तो ये व्यवहार सच बात है कि बोलकर सिखाया नहीं जाता है। सच बोलो, बड़ों का आदर करो, विनम्र बनो, संस्कारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रतिज्ञावान भी बन जाते हैं हम। वचन देना महत्वपूर्ण है, इसलिए देश के सर्वोच्च पद के लिए जब चुना जाता है या कहीं किसी का चयन होता है तो एक प्रतिज्ञा ली जाती है, संकल्प लिया जाता है और उसे पूरा करने के लिए हर सीमा और बंधन को हम पार करते हैं। जी बुआ, और जब बात कसम की हो तो कितना गर्व हमें महसूस होता है ना, ये सोच कर कि कैसे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने कसम ली कि अपने देश को हम स्वतंत्र कराकर ही दम लेंगे। और अब तीनों सेनाएं, जो जल थल नभ की हमारी तीनों सेनाएं उसी वचन की गरिमा बनाए हुए हैं और देखिए हमारे देश की सीमाओं की कितनी सुंदरता से रक्षा कर रहे हैं। कहते भी गए आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के आज हर डाल से। फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। तो ये हो गई हमारे जाबाज सिपाहियों के लिए कसम, जैसी वो खाते हैं और जो जज्बा वो लेकर आगे बढ़ते हैं वो हिमालय की तरह अचल है, अटल है ना? जी बिल्कुल, अपने आखिरी सांस तक उसको निभाते हैं। जी,
और इसी तरह एक डॉक्टर भी वचन लेता है, जैसे वैसे उसे अंग्रेजी में हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं, तो जब वो एमबीबीएस बनते हैं ना, डॉक्टर बनते हैं, तब लेते हैं और उसके बाद जीवन भर वो मरीजों की देखभाल करते हैं बुआ, और जीवन बचाने के लिए वो हमेशा प्रतिज्ञाबद्ध रहते हैं। और न्यायालय में भी देखिए ना, इसी तरह अपराधी से भी वचन मांगा जाता है कि वो सच का साथ दे और न्याय होने में मदद करे। तो बुआ ये कहना चाहते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में वचनबद्धता का या कसम लेने का एक अपना अहम हिस्सा है। बिल्कुल, कसम लेना और उसे जीवन भर निभाना बहुत अच्छा उदाहरण है। बहुत सारे हमारे पौराणिक कथाओं में, ग्रंथों में भी इसका उदाहरण मिलता है, और हमारे सभी साथियों को याद भी होगा कि देवव्रत ने किस तरह से, देवव्रत जो थे वो किस तरह से भीष्म पितामह कहलाए, है ना। महाभारत में राजा शांतनु और सत्यवती के विवाह के संदर्भ में किस तरह से अपने पिता के लिए, अपने पिता की इच्छा को रखने के लिए, पूरा करने के लिए, और सत्यवती के लिए खास तौर से पितामह ने, भीष्म ने एक प्रतिज्ञा ली कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करेंगे, धर्म का पालन करेंगे जी। और इस प्रतिज्ञा लेने के बाद ही जो देवव्रत है वो भीष्म कहलाए, और उनकी जो कसम है वो भीष्म प्रतिज्ञा कहलाई। तो ऐसे ही आजीवन साथ में रहने और एक अच्छे जीवन को चलाने के लिए जीवन साथी जिसको चुनते हैं, मनमीत जिसे बनाते हैं, हमदम हमनवा जिसे बनाते हैं, उससे भी बहुत सारी कस्में और वायदे लिए जाते हैं ताकि जो है जीवन हमारा खुशहाल बना रहे, है ना जी। हो 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 हे हे हो 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 हे हे कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। ओ कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। तुझको तो मुझे ऐसा लगा, बरसों का सोया हुआ प्यार मेरा जगा। तू है दिया, मैं हूँ बाती, आजा मेरे जीवन साथी। कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। चेहरों से हो अनजाने हम, दिल तो दिल को पहचाने। कभी प्यार नहीं मरता है, पागल प्रेमी ही जाने। आ जाती है लब पे खुद ही भूली बिसरी बात। का सहारा, सदियों पुराना है साथ हमारा। तू है दिया, मैं हूँ बाती, आजा मेरे जीवन साथी। ओ कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म।
कसम लेना देना हमारे अंदर कितना रचा बसा है, ये हम अक्सर देखते हैं और कहते भी पाए जाते हैं कि जब कोई बात पर विश्वास नहीं करता या किसी को विश्वास दिलाना होता है, अपनी बात को और पक्का करना होता है, तो हम यही कहते हैं कि भाई तुरंत हम अंगूठे और तर्जनी को ऐसे लगा के गले पर, जहाँ से हमारी वो दिखती है आहार नालिका, वहां पर चुटकी भर रख कर कहते हैं, मैं कसम खाकर कहता या कहती हूँ कि मैं ये नहीं किया है या मैंने ही ये काम किया है ना? जी, गले पर बुआ ये चिमटी भरते हुए ये कहना कि मैं सच में कसम खाकर कहता हूँ या कहती हूँ, ये देखिए कितनी गहरी बात है, क्योंकि गले से हमारी श्वास आती जाती है और यहाँ हमारे प्राण बसते हैं। तो बहुत अगर गहराई से और सोचे तो जब हम गले पर हाथ रखकर कसम खाते हैं तो हम हमारी ये पहचान बता रहे हैं, हमारे संस्कारों की ही पहचान बता रहे हैं। मतलब कि प्राण में ही प्रण है। जी हाँ, तो प्राण में ही प्रण है और इस तरह से बच्चों की खुशी के लिए और हर तरह से रिश्तों को निभाने के लिए कसम खाई जाती है। हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी, खाई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी। पहला मिलन मोसे नहीं रे सजन का, रहेगा सदा मिलना धरती गगन का। पहला मिलन मोसे नहीं रे सजन का, रहेगा सदा मिलना धरती गगन का। युग से वो है मेरा, युग से वो है मेरा, मैं उसकी रे खाई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी। ऐसे तो नहीं उसके रंग में ढली मैं, पिया अंग लग लग के भई सांवली मैं। ऐसे तो नहीं उसके रंग में ढली मैं, पिया अंग लग लग के भई सांवली में। मेरे तन पे छाँव है, मेरे तन पे छाँव है, उसी की रे खाई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी, हंस परदेसी। मेरा हंस परदेसी। तो भाई माँ कसम हो चाहे भगवान कसम हो, तुम्हें मेरी कसम हो या कसम खाते हो हम, या कसम से क्या मिठाई बनी है, तुझे मेरी कसम
मैं तेरी कसम ले रही हूँ, बच्चे की कसम ले रही हूँ, तरह तरह की कस्में होती हैं, तो ये रिश्तों को निभाने के लिए होती हैं। जी, भाई बहन हमेशा साथ रहने की कसम लेते हैं, है ना बुआ? माता पिता का हमेशा ध्यान रखने की भी कसम ली जाती है। प्रेमिक प्रेमिकाएं कभी जुदा ना होने की कसम लेते हैं, दोस्ती बनाए रखने की भी कसम होती है। अरे दीपा जी, हमारे साथी लिख रहे हैं पंडित जी की कसम आप भूल रही हैं, शादी में क्या क्या कसम हर फेरे में दिलाते हैं। अब भाई बात यह है कि आप कितना उस पर अमल करते हैं, ये बताइए। हमने तो कहा था कि कटहल के बारे में बताएंगे, हम तो लेकर हाजिर हो गए। अरे अच्छा, तो आप कटहल के बारे में बताना। हाँ, ये फल है भाई, उष्ण कटिबंधीय फल है जो विशेष रूप से दक्षिण पश्चिम भारत में पाया जाता है। सब जानते हैं कैसा होता है। तो भाई इसमें जो है ना, कैंसर में लाभकारी होता है। बहुत सारे शोध हो रहे हैं इसमें, और आजकल तो खासतौर से बहुत इसके बारे में कहा जा रहा है। तो डाइटरी फाइबर बहुत होता है जो कोलन और अन्न प्रणाली के साथ साथ पेट के कैंसर की भी रोकथाम करता है, तो बहुत फायदेमंद है जी। और बुआ इसमें विटामिन B6 मौजूद है जो खून में हेमोसिस्टीन के स्तर को कम करता है, और ये हृदय रोग का खतरा कम करता है। और जब ये हेमोसिस्टीन का स्तर बढ़ता है तो खतरा बहुत बढ़ने लग जाता है। और कटहल में पोटेशियम भी बहुत होता है जो रक्तचाप को कम करके दिल के रोग और स्ट्रोक में भी सुरक्षा दे सकते हैं। फिर कटहल का सेवन जब हम करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट क्षमता और लैक्टिक एसिड को बढ़ावा मिलता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। और देखो हमारे साथियों ने लिखा है कि उनको हर तरह से ये पसंद है। वैसे मतलब उसका जो फल होता है मीठा होता है तो वो खाया जाता है, कच्चा खाया जाता है, सब्जी खाई जाती है, उसके अंदर जो बीज होते हैं वो पकी हुई लोग खाते हैं। तो भाई फायदे उसके चूंकि इतने हैं इसलिए खाते हैं लोग। वायरल संक्रमण में भी इसका सेवन किया जा सकता है। फाइबर बहुत होता है, ये तो सभी जानते हैं, तो जाहिर है कि पाचन के लिए बहुत अच्छा है। कब्ज की जो समस्या हो उसे भी दूर करता है। आंतों की सफाई, पाचन तंत्र से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए कटहल बहुत अच्छा फल है जी। और आयरन में भरपूर हो रहने के कारण एनीमिया में भी इसका सेवन किया जाता है बुआ। और पोटेशियम मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा इसमें है जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोग भी उसको भी उन्हें भी इतने जो मतलब उसमें भी इसका सेवन किया जा सकता है और बहुत फायदेमंद होता है। सही बात है। कॉपर बहुत होता है, कॉपर थायराइड विकारों के लिए फायदेमंद है। और मधुमेह को नियंत्रित करने में भी इसका सेवन किया जाता है। इसका विटामिन बी जो है वो डायबिटिक रोगियों के लिए भी इंसुलिन में सुधार लाता है जी। और जैसे हमने बताया कि पोटेशियम इसमें ज्यादा है तो सोडियम कम है उसके मात्रा उसके कंपैरिजन में, इसलिए उक्त रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए भी ये खाया जाता है। और फाइबर इसमें बहुत है इसलिए ये वजन कम करने में भी बहुत सहायक है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि इसके अगर आपने तल के कोफ्ते बना लिए और बहुत अच्छी रसेदार सब्जी बना ली तब कहीं से नहीं होगा, क्योंकि आप बाकी तरह से बहुत तेल घी इसमें डाल देंगे और स्वादिष्ट इतना होगा कि फिर आप रोक नहीं पाएंगे। तो 2 रोटी की जगह आप 4 रोटी खा जाएंगे। और अगर अचार बना लिया तो फिर वो भी स्वादिष्ट लगेगा, तो वो भी सब लोग ज्यादा खाएंगे। पराठों के साथ कटहल का जो अचार होता है वो पराठे और पूड़ी से सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो मतलब जो कढ़ाई वाली पूड़ी होती है तल के जो बनाई जाती है वो सबसे अच्छा। तो भाई मतलब अचार और वो जो कोफ्ते हैं कभी कभी खा लें, लेकिन ये जो फल के रूप में ही जो खा सकते हैं तो उसका पूरा का पूरा फायदा मुश्किल है। लेकिन कोशिश तो किया जा सकता है। हमारी साथी लिख रही है कटहल कच्ची अचार, सब्जी, बड़े कोफ्ते, इसके बीज की भी सब्जियां काफ़ी लजीज और हाई प्रोटीन से भरपूर होती है। पक्का कटहल मीठा, सुगंधित, खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है। आजकल कटहल सुपर फूड माना जा रहा है, पर बहुत ज़्यादा खाने से ये बेहद गैस बनाता है, इसलिए इसकी सब्जियों में हींग का बघार दिया जाता है। पका हुआ कटहल भी सीमित मात्रा में खाना चाहिए। इन्होंने लिखा मेरी बंगाली दोस्त इसे गाछेरे माछ बोलती है। ओह, क्या बात तो है। यहाँ कहीं कहीं महाराष्ट्र में इसको फणस भी बोला जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नाम हो जाते हैं ना बुआ। बिल्कुल। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपने इसका पेड़ देखा होगा कि ऊपर से लेकर जड़ तक में ये भरा रहता है फल। बिल्कुल बिल्कुल, कितना बड़ा बड़ा फल। हाँ, तो भाई ये बहुत फायदेमंद चीज है, इसे खाएं। और इसके बारे में पहेली भी है, हरी हरी धरती हरी हरी घास, बूझो तो बूझो नहीं तो आगे बहुत सारी चीजें होती हैं। लीची और इसके लिए बहुत सारी ऐसी पहेलियां होती थी, बुझाई जाती थी जी। लेकिन फिलहाल हम गीत सुनवाते हैं आपको। गीत तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम।
है तेरा जवाब नहीं है किसी और ने कहा ये अदा किसी और ने कहा ये अदा तेरे जैसा नहीं है कोई दूसरा हम तेरे बिन जीना सकेंगे सनम हम तेरे बिन जीना सकेंगे सनम पहले ही दिन से हम दिल में ठान चुके हैं तेरे बन के तुझे अपना मान चुके हैं तेरे सामने करे क्या बया तेरे सामने करे क्या बया उम्र भर साथ रहने का ये फैसला हम तेरे बिन जीना सकेंगे सनम हम तेरे बिन जीना सकेंगे सनम दिल की ये आवाज़ है दिल की ये आवाज़ माँ कसम। सखी सहेली कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। और एक और 2 लाइन है। खुदा की कसम उसने खाई जो आज कसम है खुदा कि मजा आ गया। क्या बात है। तो भाई इसी तरह से आपको मजा आता रहे और हम कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हो, आप हमसे मिलते रहें। जी, तो आज तो हम इजाजत लेते हैं ये कसम खा के कि कल फिर मुलाकात करेंगे। तो दीपा माहेश्वरी और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहे